प्यारे मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी उपन्यास और यथार्थवाद। विषय वस्तु जानेंगे। पहले प्रस्तुत ग्रंथ में मैंने हिंदी उपन्यास साहित्य में पानी जाने वाली यथार्थ प्रवृत्तियों को दिखलाने का प्रयत्न किया है। यथार्थवाद आधुनिक साहित्य का बड़ा ही ज्वलंत विषय है। अनेक साहित्य मर्मज्ञों ने इसके स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। यथार्थवाद को लेकर लिखे जाने वाले निबंधों से हिंदी साहित्य की प्रमुख पत्रिकाएं भी निरंतर विषय को स्पष्ट करने का प्रयत्न करती आ रही हैं, परंतु आज तक इस विषय पर जितना भी विचार किया जा सका है उसका मुख्य संबंध इसके शास्त्रीय एवं सैद्धांतिक पक्ष से ही है। जिन विद्वानों ने साहित्यिक कृतियों की विवेचना यथार्थवादी दृष्टि से की है, उन्होंने विवेचना करते समय यूरोपीय साहित्य को सामने रखा है। हिंदी साहित्य की विवेचना इस दृष्टि से जो नहीं की जा सकी है, इसका मूल कारण यही है कि यथार्थवाद मुख्यतः पाश्चात्य साहित्य की देन है। प्रस्तुत ग्रंथ में मैंने यथार्थवादी दृष्टिकोण से विवेचना करने के लिए हिंदी साहित्य को ही सामने रखने की चेष्टा की है। साहित्यिक क्षेत्र में उपन्यास ही एक ऐसा उपकरण है कि जिसके द्वारा सामूहिक मानव जीवन अपनी समस्त भावनाओं एवं चिंतनाओं के साथ संपूर्ण रूप से अभिव्यक्त हो सकती है। मानव जीवन के विविध चित्रों को चित्रित करने का जितना अधिक अवकाश उपन्यास में मिलता है, उतना अन्य साहित्यिक विधाओं में नहीं। प्रेमचंद जी ने तो उपन्यासों को इसलिए मानव जीवन का चित्र ही कहा है। यथार्थवाद की अभिव्यक्ति के लिए उपन्यास साहित्य ही सर्वोत्तम विधा है। यथार्थ चित्रण की सामाजिक आवश्यकताओं ने ही उपन्यासों को जन्म दिया है। हिंदी साहित्य में यथार्थवादी प्रवृत्तियों के विकास को सुस्पष्ट करने के लिए मुझे उपन्यास साहित्य ही सबसे अधिक उपयुक्त जान पड़ा। मैंने उसे ही प्रस्तुत ग्रंथ में विवेचन का आधार बनाया है। यथार्थवाद के सिद्धांत पक्ष को जानकर ही हम उसके प्रभाव को रचनात्मक साहित्य में ढूंढ सकते हैं। यही कारण है कि मैंने ग्रंथ के आरंभ में ही यथार्थवाद का विवेचन प्रस्तुत कर दिया है। इस विचारधारा को स्पष्ट करने में जितने भी देशीय और विदेशीय विचारकों के मत सहायक हो सकते थे, मैंने उनका संग्रह किया है और जहाँ तक हो सका है विषयों को स्पष्ट करते समय मैंने उदार दृष्टि अपनाई है। यथार्थवाद का यदि व्यापक अर्थ लगाया जाए तो यह साहित्य की वह शैली अथवा प्रवृत्ति है जो सदैव से रचनात्मक साहित्य को मूल भित्ति रही है, परंतु आज का साहित्य में इसका जिन अर्थों में प्रयोग किया जा रहा है वह नितांत यानी बिल्कुल भिन्न है। मुख्यतः यह विचारधारा साहित्य में पाश्चात्य हिंदी के संपर्क में आई। इससे इसकी परिभाषा देते समय पाश्चात्य विद्वानों के मतों को उद्धृत करना अत्यंत आवश्यक समझा गया है। हिंदी अथवा अंग्रेजी साहित्य के विद्वानों के मतों को उद्धृत करते समय उनके विचारों को व्याख्यात्मक मूल्यांकन इसलिए प्रस्तुत कर दिया गया है जिससे उनकी मान्यताओं की तर्क संगत सीमा पाठकों के सामने स्पष्ट हो जाए। यथार्थवाद के उदार विकास की दार्शनिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत करते हुए उसके क्रमिक विकास में योगदान देने वाले समस्त बाहरी प्रभावों का उल्लेख करते समय उसकी संक्षिप्त तुलनात्मक व्याख्या इसलिए कर दी गई है कि जिससे सिद्धांतों को समझने में किसी प्रकार की बाधा ना हो। किन आंतरिक प्रेरणाओं ने यथार्थवाद के लिए अनुकूल भूमि तैयार की तथा उनके कारण इसके स्वरूप पर कैसा और कितना प्रभाव पड़ा आदि सभी तत्वों की विस्तृत व्याख्या ग्रंथ के सिद्धांत खंड में की गई है। साथ ही साथ इसका भी हल्का सा संकेत कर दिया गया है कि भारतीय साहित्य में यथार्थवाद की रूपरेखा क्या थी, उपन्यास का उदय और यथार्थवाद का विकास किन परिस्थितियों में हुआ और दोनों एक दूसरे के कितने निकट हैं आदि विषयों पर विचार प्रकट करते हुए उपन्यासों के तत्वों तथा शैली आदि के भी निश्चित रूपों को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। हिंदी साहित्य के अंदर यथार्थवाद का उदय किन परिस्थितियों में हुआ और उसका प्रारंभिक स्वरूप क्या था, इसको दिखलाने के लिए तत्कालीन लेखकों के विचारों तथा परवर्ती विद्वानों के मतों का सहारा लिया गया है।
उपन्यासों के अंदर यथार्थवाद किस रूप में ग्रहण किया जाता है तथा उसके आधार पर समाज की व्याख्या किस प्रकार आरंभ हुई, इसका मूल्यांकन करते समय उस समय उपन्यासकार की सामाजिक स्थिति तथा उसकी साहित्यिक सीमा की ओर विशेष ध्यान रखा गया है। जहाँ तक हो सकता है, यथार्थवादी साहित्य के साहित्यिक रूपों की सीमा के अंदर आने वाले उपन्यासों एवं उपन्यासकारों की मूल प्रवृत्ति विवेचना की गई है, परंतु आग्रहपूर्वक प्रत्येक उपन्यास में विवेच प्रवृत्ति को ढूंढ निकालने का किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त ऐसी भी यथार्थ प्रवृत्तियों की उपेक्षा नहीं की गई है जो यथार्थ के शास्त्रीय वर्गीकरण के अंदर नहीं आती, जैसे ऐतिहासिक यथार्थवाद तथा मध्यम वर्ग का चित्र आदि। आधुनिक हिंदी उपन्यास साहित्य के नवीनतम उपलब्ध उपन्यासों की विवेचना करते समय इसे दृष्टि में रखने का प्रयत्न तो अवश्य हुआ है, परंतु विवरणात्मक सूची देने की प्रवृत्ति से जहाँ तक हो सका है बचने का प्रयत्न किया गया है। यथार्थवाद साहित्य में आजकल जिस रूढ़िगत शैली एवं विचार परंपरा के लिए प्रयोग किया जा रहा है, यदि उस कसौटी पर हम हिंदी उपन्यासों को कसना चाहें तो अधिक संभव है कि एक भी उपन्यास खरा ना उतरे। कोई भी साहित्य शास्त्रीय बंधनों को वहीं तक स्वीकार कर सकता है जहाँ तक वे बंधन उसकी स्वाभाविक प्रगति में बाधा नहीं पहुँचाते। साहित्य के अंदर प्रगति की चेतना का होना अनिवार्य है, जिसके लिए साहित्यिक को कल्पना का सहारा लेना ही पड़ता है। कल्पना ही चेतना की वह स्थिति है जो किसी भी असंगति को संगति में बदल सकती है। जिस वस्तु की स्थूल सत्ता का प्रमाण हमारे पास है, उसका चित्रण हम तब तक नहीं कर सकते जब तक वह संभावित सत्य की सीमा के अंदर नहीं आ जाती। हिंदी साहित्य के आरंभिक उपन्यासों के अंदर हमें कल्पना का विलास अधिक दिखाई पड़ता है। जासूसी और तिलिस्मी उपन्यासों के अंदर ऐसी ऐसी घटनाओं का चित्रण मिलता है जिसे पढ़कर बुद्धि चकरा जाती है, जो घटनाएं बुद्धि एवं तर्क की सीमा के भीतर नहीं आती। जिनकी आरंभिक हिंदी उपन्यासों में बहुलता है, उसका चित्रण तो यथार्थ और यथार्थवाद के भीतर किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता, परंतु उन घटनाओं की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती जिनके लिए किसी भी प्रकार के प्रमाण समाज में मिल जाते हैं। यथार्थ से दूर रहते हुए भी आरंभ के उपन्यासों में कुछ ऐसे स्थल मिल जाते हैं जो संभावित सत्यों के ऊपर आधारित हैं, और यही कारण है कि उन्हें भी प्रस्तुत पुस्तक में प्रासंगिक स्थान देना पड़ा है। मनुष्य में कल्पना शक्ति का होना यथार्थ है और भावुकता उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। यथार्थ का चित्रण करने वाला उपन्यासकार जब उचित संगति में अपने चरित्र की कल्पना या भावुकता का चित्रण करता है तो वह यथार्थवाद का ही चित्रण है। आरंभिक उपन्यासों की भूमि कल्पना और रोमांस की आवश्यकता थी, फिर भी उसका आधार सामाजिक जीवन और ऐतिहासिक तथ्यों के निकट है। हिंदी उपन्यास साहित्य में प्रेमचंद जी के आगमन से एक नवीन मोड़ आया। समाज के जिन महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रेमचंद और उनके समकालीन उपन्यासकारों ने उठाया है, उनका जैसा हल प्रस्तुत करना चाहा है, वह नितांत स्वप्निल एवं कल्पना मात्र है। इन लोगों के द्वारा जो सुधार की आदर्शात्मक गाथा उपस्थित की गई है, उसमें कला का इतना अभाव था तथा आदर्शवादी आवरण इतना मोटा था कि वह अभेद बन गया। परंतु इनमें जो सबसे बड़ी विशेषता पाई जाती है, जिसका कि आरंभिक उपन्यासों में अभाव था, वह यह कि इस खेवे से उपन्यासकार कल्पना से उतरकर समाज के निकट आए और उन्होंने अपनी रचनाएं समाज के लिए की। उन उपन्यासों के भीतर आदर्श की मात्रा भले ही अधिक आई हो, परंतु जिस समाज को इन लोगों ने प्रेरणा देनी चाहिए, उसका अत्यंत ही यथार्थ चित्रण हुआ है। आदर्श और यथार्थ के अद्भुत गठबंधन को प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में खूब निभाया है। आगे चलकर इन्होंने सुधारवादी दृष्टिकोण को सूक्ष्म और कलात्मक भी बना लिया है, और हम देखते हैं कि गोदान तक आते आते प्रेमचंद बिल्कुल बदल गए। उन्हें उनकी सारी पूर्व की मान्यताएं सारहीन जान पड़ने लगी और वे धीरे धीरे यथार्थ की कठोर भूमि पर उतर आए। उनके अंतिम उपन्यास गोदान में यथार्थ की विजय है और आदर्श नई तथा कटु वस्तु स्थितियों की चोट से टकराकर चकनाचूर हो गया। प्रेमचंद जी के साथ उपन्यासकारों का एक दल हो चल रहा था।
जिस पर उनका अत्यधिक प्रभाव था। इस युग के उपन्यासों में सामाजिक यथार्थ के विविध रूपों का चित्रण हमें मिल जाता है। यह काल भारतवर्ष के इतिहास में एक ऐसा काल था जिसमें देश के अंदर अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की चेष्टा कर रहे थे। क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की चेष्टा की जा रही थी। राष्ट्रीय, सामाजिक, धार्मिक अनेक सुधारवादी संस्थाएं बड़े जोरों के साथ अपना प्रचार कार्य कर रही थी। महात्मा गांधी के सबल नेतृत्व के अंदर कांग्रेस का महान राष्ट्रीय आंदोलन अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच रहा था तथा आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन, हिंदू महासभा जैसे सुधारवादी संस्थाएं भी अपनी पूरी शक्ति के साथ जागरण लाने का प्रयत्न कर रही थीं। तत्कालीन वातावरण से प्रभावित होकर उपन्यासकारों ने अपनी कृतियों के द्वारा आवश्यक प्रश्नों को उठाया और यथाशक्ति उनका समाधान प्रस्तुत करने का भी प्रयत्न किया। समाज सुधार और राष्ट्रीयता की भावना जिसकी मेरुदंड थी, इस खेवे के उपन्यासकारों में ऐसी ही दूषित परंपराओं एवं मान्यताओं का चित्रण किया गया जो उस समय समाज में वर्तमान थी, जैसे वृद्ध विवाह, बाल विवाह, दहेज, वेश्यागमन, हिंदू मुस्लिम वैमनस्य आदि, जिससे उस समय की यथार्थ सामाजिक स्थिति का चित्रण इस खेवे के उपन्यासों में मिल जाता है। जिन कृतियों एवं कृतिकारों में सुधारवादी हल प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति प्रधान रही, उनकी व्याख्या आदर्शोन्मुख यथार्थवाद नामक शीर्षक के भीतर की गई है। यद्यपि प्रेमचंद जी ने गोदान को छोड़कर अपने अन्य पूर्ववर्ती उपन्यासों में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को ही अपनाया है, फिर भी उपन्यासों में प्रेमचंद की यथार्थवाद दृष्टि नाम से एक स्वतंत्र अध्याय की इस पुस्तक में इसलिए व्यवस्था की गई है जिससे तत्कालीन समाज एवं राष्ट्र के क्रमिक विकास को आसानी से समझा जा सके। प्रेमचंद जी के उपन्यासों से हमें तत्कालीन समस्त युग जागरण का व्यवस्थित चित्र मिल सकता है। यदि दुर्भाग्य से उस समय का कहीं हमारा इतिहास लुप्त हो जाए तो उसकी गतिविधि ज्ञान हम प्रेमचंद जी के साहित्य से कर सकते हैं। प्रेमचंद युगीन उपन्यासों में सामाजिक समस्याओं को जितना महत्व दिया गया उतना व्यक्ति समस्याओं को नहीं। समाजगत मूल्यों और व्यक्तिगत मूल्यों की सीमाएं उनके उपन्यासों में केवल उठकर रह गईं, उनका स्पष्टीकरण नहीं हो पाया। प्रेमचंद जी को जीवन काल में एक ही ऐसे प्रश्न उठने लगे, समाज के लिए व्यक्ति नहीं बल्कि व्यक्ति के लिए समाज है। प्राचीन मान्यताओं के प्रति नवीन मान्यताओं का स्पष्ट विरोध हमें जैनेन्द्र आदि जैसे उपन्यासकारों में दिखाई पड़ जाता है। नवीन नैतिक मूल्य की समस्या जागरूक उपन्यासकारों ने समाज के सामने लाकर रखने की कोशिश की। भगवती चरण वर्मा का उपन्यास चित्रलेखा ऐसे ही नवीन नैतिक समस्या लेकर सामने आता है। प्राचीन समस्याओं को देखने की दृष्टि में भी भेद उपस्थित हुआ। विवाह आदि सामाजिक समस्याओं में ऐसे परिवर्तन आने आरंभ हो गए कि बाल विवाह तथा विधवा विवाह आदि की समस्याओं का कोई मूल्य ही नहीं रहा, क्योंकि इस प्रकार से इनका अस्तित्व उस समय समाप्त हो जाता है जिस समय समाज में व्यक्तिगत मूल्यों की स्थापना हो जाती है। नारी जो उपन्यास साहित्य का केंद्र बिंदु रही है के स्वरूप को लेकर आवश्यक आधुनिक कहलाने वाले उपन्यासकारों ने अपनी उच्छृंख व्यक्तिगत रुचियों का परिचय अपनी कृतियों में दिया है। प्रेमचंदोत्तर उपन्यासों में पाई जाने वाली मान्यताओं की चर्चा मैंने सामाजिक यथार्थवाद और सामाजिक समस्याओं के अंदर की है। विशिष्ट शैली को लेकर वर्ग विशेष के प्रति सहानुभूति दिखलाते हुए लिखे जाने वाले सामाजिक उपन्यासों की व्याख्या व्यंग और मध्यम वर्ग के अंतर्गत की गई है। कला के प्रति बढ़ती हुई आस्था तथा यूरोपीय साहित्य के प्रभाव से विकसित नवीनतम शैलियों के कृतिकारों को अत्यधिक बुद्धिजीवी बना दिया, जिसके कारण हिंदी उपन्यासों के अंदर विविध वादों को स्थान मिला। यथार्थवाद के शास्त्रीय वर्गीकरण के अंदर आने वाले अथवा उससे प्रभावित उपन्यासकारों को प्रकृतवाद, अति यथार्थवाद, समाजवादी यथार्थवाद तथा मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद के अंदर रखा गया। अति यथार्थवाद यानी
रियलिज्म यद्यपि शास्त्रीय वर्गीकरण के अंदर नहीं आता, परंतु मूर्ति कला तथा विज्ञान के प्रभाव में आकर जिस साहित्य की सृष्टि हो रही है वह प्रकृतिवाद से मिलता जुलता अपना एक विशिष्ट स्थान बनाता है, जिसका संक्षिप्त परिचय दे देना अत्यंत आवश्यक है। इसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि यह प्रकृतिवाद से किसी प्रकार का साम्य नहीं रखता और न इसका विकास ही इससे हुआ है। दोनों के साहित्यिक और सामाजिक लक्ष्यों में मौलिक भेद है। ऐतिहासिक यथार्थवाद का भी शास्त्रीय वर्गीकरण में कोई संबंध नहीं है, परंतु आधुनिक लेखकों द्वारा प्राचीन ऐतिहासिक तथ्यों की जो व्याख्या की गई है उससे भी अतीत को यथार्थ रूप में समझने में बड़ी सुविधा होती है। इसमें संदेह नहीं है कि यदि ऐतिहासिक उपन्यासकार को इतिहासकार सा विवेक मिल जाए तो उसकी कृतियों द्वारा अनेक भ्रांतियों का निवारण हो सकता है और उसे वर्तमान सामान्य प्रेरणा भी मिल सकती है। इन श्रेणी के उपन्यासकारों को ऐतिहासिक यथार्थवाद के भीतर रखा गया है। व्याख्या करते समय विवेच्य वस्तु करने का ध्यान रखते हुए यदि संभव हो सका है तो ऐतिहासिक असंगतियों की ओर भी हल्का संकेत कर दिया गया है। ऐसी कृतियों को भी उपेक्षा नहीं की गई है जिन पर किसी बात का भ्रामक प्रभाव आ पाया है। समाजवादी यथार्थवाद को लक्ष्य मानकर लिखी जाने वाली कृतियों में प्रायः इस प्रकार की भ्रांतियाँ मिल जाती हैं। शास्त्रीय नियमों के आधार पर यदि हिंदी उपन्यासों की परख की जाए तो एक भी ऐसा उपन्यास नहीं है जिसे समाजवादी यथार्थवाद के अंतर्गत रखा जा सके, परंतु समस्या यह है कि जिन कृतियों को वाद रूपी कुबड़ से ने झुका दिया है उनको किस आवरण में छिपाया जाए। यही कारण है कि बहुत सा ऐसी सुंदर कृतियों की शल्य क्रिया करनी पड़ी है जिसके लिए लेखक तैयार नहीं था। विषय क्रम को आधार बनाकर पुस्तक को सिद्धांत खंड, शिल्प खंड, प्रयोग खंड और विकास खंड नामक 4 खंडों में व्यक्त किया गया है। सिद्धांत खंड का संबंध मुख्यतः यथार्थवाद के विवेचन से है। शिल्प खंड में उपन्यास के विधा संबंधी समस्त अंगों का विस्तृत विवेचन है। प्रयोग खंड में हिंदी उपन्यास की व्याख्या यथार्थवाद के सिद्धांतों को सामने कर की गई है तथा यह बतलाने की चेष्टा की गई है कि उपन्यास साहित्य पर यथार्थवाद के प्रभेद का प्रभाव किस सीमा तक पड़ा तथा विकास खंड में हिंदी उपन्यास साहित्य को आगे बढ़ाने वाली रचनाओं की व्याख्या की गई है। आइए कुछ हैंड रिटन नोट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो यथार्थवाद का प्रारंभ मूलतः स्वच्छंदतावाद के विरोध में हुआ। यथार्थवाद का केंद्रीय प्रश्न है या साहित्य और जीवन का संबंध क्या है। यथार्थवाद का विकास आदर्शवाद और अतिरंजित कल्पनाशीलता के विरुद्ध हुआ। स्वच्छंदतावादी साहित्य उस काल्पनिक आदर्श जीवन का वर्णन करता है जैसा लेखक चाहता है, जबकि यथार्थवादी साहित्य जीवन जैसा है उसे उसी रूप में प्रस्तुत करता है। यथार्थवादी लेखक पर यह सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वह सामान्य जनता के जीवन का चित्रण करे। यथार्थवाद का विकास 19वीं सदी में यथार्थवाद का विकास उपन्यास के विकास के साथ हुआ। यथार्थवाद के भेद प्रकृतिवादी यथार्थवाद, आलोचनात्मक यथार्थवाद, समाजवादी यथार्थवाद। मुंशी प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुख यथार्थवाद नाम दिया है। प्रकृतिवाद पहला यथार्थवाद। साहित्य में प्रकृतिवाद के प्रवर्तक एमिल जोला माने जाते हैं। प्रकृतिवाद यथार्थ में सामाजिक बुराइयों का खुला और बेबाक चित्रण पर बल दिया जाता है। मनुष्य और समाज के कुरीतियों को उजागर करना इस तरह के यथार्थ का मूल उद्देश्य होता है। सामाजिक समस्याओं के मूल कारणों से इनका कोई सरोकार नहीं होता। इस तरह की रचना में विवाहेतर यौन संबंध का खुला वर्णन मिलता है। यहाँ यथार्थ का अतिरंजक रूप का वर्णन मिलता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं प्रकृतिवाद यथार्थवाद की। हम लोग आगे बढ़ते हैं आलोचनात्मक यथार्थवाद पर। प्रकृतिवाद दृष्टिकोण से भिन्न वास्तविक जिंदगी को उसकी वस्तुपरकता से चित्रित करने वाले जिस साहित्य का उद्भव और विकास हुआ उसे आलोचनात्मक यथार्थवादी साहित्य नाम से जाना जाता है। यथार्थवादी का तात्पर्य इसी आलोचनात्मक यथार्थवाद से ही होता है। यथार्थवाद में 2 तरह के लेखक होते हैं। पहला, जो अपने वर्ग का समर्थन करते हैं तथा उसी वर्ग की दृष्टि से शेष समाज का निर्माण करते हैं। दूसरे लेखक कौन हैं? जो अपने वर्गीय अस्तित्व का अतिक्रमण करते हैं
वे यथार्थ जैसा है उसका आलोचना मूल्यांकन करते हैं। आलोचनात्मक यथार्थवाद पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ लेखक और रोमानी विद्रोह है। आगे है हिंदी साहित्य और यथार्थवाद। 1936 की बात हम लोग कर रहे हैं। तो हिंदी साहित्य ने आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को अधिक महत्व दिया है। 1936 में प्रगतिशील आंदोलन के आरंभ से ही हिंदी में यथार्थवाद की शुरुआत हो गई। 1936 में प्रेमचंद ने यथार्थवाद को गोदान और कफन के माध्यम से यथार्थवाद को चरम तक पहुंचा दिया। यह एक्स्ट्रा में दिया हुआ है। यथार्थवाद की झलक भारतेंदु युग में भी मिलती है। फणीश्वर नाथ रेणु का जो आपका रचना है मैला आंचल, उसमें भी यथार्थवाद दिखाई पड़ता है। श्री लाल शुक्ल जी की रचना राग दरबारी, इसमें भी यथार्थवाद का चित्रण मिलता है। यथार्थवाद को स्वतंत्र स्थान दिलाया गया है। किन्होंने दिलाया है? तीनों, फणीश्वर नाथ रेणु ने और श्रीलाल शुक्ल ने यथार्थवादी को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिलाया है। प्रेमचंद ने आदर्शवाद से अपनी रचनात्मक की शुरुआत तथा यथार्थवाद पर ख़त्म की। शुरुआत उन्होंने आदर्शवाद से शुरू की थी अपने उपन्यासों की, लेकिन अंत उपन्यासों का किया कैसे? आदर्श यथार्थवाद पर। प्रेमचंद की रचना है पंच परमेश्वर, इसमें आदर्शोन्मुख यथार्थवाद है। वहीं रागे राघव की पंच परमेश्वर भी है, उसमें बेईमानी का पंच के बारे में बताया गया है। तो आगे है इलाचंद्र जोशी, फणीश्वर नाथ रेणु और जैनेन्द्र, ये तीनों यथार्थवादी रचनाकार हैं। चलिए, तो इतना काफ़ी है यथार्थवाद के बारे में।